सो गुड इवनिंग अगेन डियर स्टूडेंट्स। देखो आज हमारा तीसरा दिन है। चूंकि अपन ने ये वादा किया था कि हम 9 दिन में हमारी कंप्लीट फिजिक्स के 9 चैप्टर डेली एक एक घंटे की क्लास के अंदर करने जा रहे हैं। आज बारी है हमारे चैप्टर नंबर 3 की। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, फरवरी का महीना प्रेम का महीना है, प्यार का महीना है। और इस महीने आप जितना प्रेम अपने मार्कशीट के साथ करोगे, जितना प्रेम आप फिजिक्स के साथ करोगे, उतनी शानदार सफलता देखो आप लोगों को मिलने जा रही है। आज देखो हमें बात करनी चैप्टर नंबर हमारे 3 की। इससे पहले 2 चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी प्लेलिस्ट की देखो लिस्ट मिलेगी, जहां पे जाके आप उनको देख सकते हो। और आगामी जो भी हमारे चैप्टर्स आएंगे उन सब चैप्टर्स को मैं 9 के 9 चैप्टर्स की जो प्लेलिस्ट है, एक ही प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। अब देखो फटाफट से देखो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा ये पेपर जो कि अभी मेरे हाथ में, ये सेम टू सेम पेपर देखो आप सबके पास भी है। कहां पर है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक दिखेगी ब्लू कलर की टेलीग्राम चैनल की, जिसमें आपको क्लिक करते हुए जाना है। चैनल तक आप पहुंच जाओगे, नीचे आपको देखो ज्वाइन बटन वहां पे दिखाई देगा। उस ज्वाइन बटन पे आप क्लिक करोगे तब जाके आपका चैनल ज्वाइन होगा। एंड देन वहां पे आज आपको मैंने पूरे 9 के 9 चैप्टर्स की जो पीडीएफ फाइल है वो मैंने भेज दी। सभी 9 चैप्टर्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप वहां से देखो देख सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको प्रिंट निकलवा सकते हो। अब देखो आज का जो सेशन हमारा वो शुरुआत करते हैं उसकी। आपको जो पहला प्रश्न है, इतना शानदार देखो ये चैप्टर है। मैं कहता हूँ चैप्टर में तो अगर आपके नंबर करते हैं तो ये आप अपना दुर्भाग्य मानते हुए चल सकते हो। इतना शानदार चैप्टर, मतलब मजा आएगा। मेरे को यहाँ पे बताते हुए मजा आएगा और आपको ये सुनते हुए पढ़ते हुए मजा आएगा। आप बस एक घंटा भी नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। 40 मिनट के अंदर अपने सारे देखो टोटल आपको 11 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर के लिए आपको दिए हैं। इनमें मेरे ख्याल से कोई 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। बाकी देखते हैं, जैसा मेरा बताने का तरीका होता है, जैसा आप लोगों को समझने का तरीका होता है, उस हिसाब से अपना जो टाइम है ऊपर नीचे मैनेज होता रहता है। पहला क्वेश्चन देखना, सुनना कितना आसान सा है। निम्न को परिभाषित कीजिए। पहले प्रश्न में आपको मैंने परिभाषित करने के लिए देखो कहा है, किस किस को परिभाषित करना है। देखो आपको नंबर 1 मैंने पूछा है धारा घनत्व। इस धारा घनत्व को आपको परिभाषित करना है। बहुत ही आसान सी परिभाषा। इस चैप्टर की बिल्कुल शुरुआत में मैं यही परिभाषा बताता हूं, विद्युत धारा के जस्ट बाद में। देखो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। किसको कहते हैं? देखो धारा घनत्व। पहले तो मैं इसका एक बार फॉर्मूला लिखता हूं मैथमेटिकली। इसको अपन जे से दर्शाते हैं और जे बराबर होता है देखो I/A। अब देखो इस फॉर्मूले से अपन इसकी परिभाषा बनाते हैं। फॉर्मूला आपको देखो पता होना चाहिए। धारा घनत्व को जिसको अपन जे से दर्शाते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। मैं कहता हूं एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। कितनी आसान सी परिभाषा। अगर मैं देखो इस a का मान 1 कर दूं तो देखो इस I के बराबर आ जाएगा ना जी। तो अपन क्या कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं जी। ये एक सदिश राशि होती है, इसका आप ध्यान रखिए। अच्छा कोई आपसे पूछ ले भाई भुला भटका आदमी किसका मात्रक और बता दो, तो मेरे प्यारे साथियों मात्रक मैंने आप सभी को देखो निकालना सिखा रखा है। कितनी आसानी से अपन इसका मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। देखना ऊपर है धारा का मात्रक होता है एम्पियर, नीचे है आपका क्षेत्रफल एरिया जिसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर या एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक बन गया। इससे आसान और क्या होगा। देखो पहले प्रश्न का जो पहला आपसे बिंदु पूछा था मैंने धारा घनत्व, वो हमने कर लिया। सेकंड पे अपन चलते हैं। सेकंड मैंने आपसे पूछा गतिशीलता को परिभाषित कर दो। देखो गतिशीलता की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। कैसे होती है गतिशीलता की परिभाषा, कैसे आएगी? देखो बहुत आसान सी भाषा के अंदर अपन बात करते हैं। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू बराबर, एक बार मैं आपको देखो याद दिला रहा हूं खाली, म्यू बराबर VD/E। हालांकि अपन इस चैप्टर में अभी जो आगे वाले क्वेश्चन है उनके अंदर फिर से इस फॉर्मूले की बात करेंगे। ये देखना आपका गतिशीलता जिसको अपन म्यू से दर्शाते हैं उसका फॉर्मूला होता है VD/E। यहां से परिभाषा बना सकते हो। कैसे? मैं कहता हूं एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवहन वेग को गतिशीलता कहते हैं। इससे आसान क्या परिभाषा होगी? दोबारा सुनना। देखो ये वो परिभाषा है जो अगर आप ऐसे किताब से याद करने लगोगे तो समझ नहीं आएगी। याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूला देखो कितना सिंपल सा होता है इसका। अब इसकी परिभाषा याद करना कितना आसान हो गया। कुछ बच्चे होते हैं जिनको फॉर्मूला याद हो जाता है, परिभाषा याद नहीं होती, तो उनके लिए ये तरीका। कुछ बच्चों को परिभाषा याद हो जाती है लेकिन फॉर्मूला याद नहीं होता, तो उसके लिए इसका रिवर्स कर देना। इतना ही तो है। देखो एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवहन वेग को ही गतिशीलता कहते हैं। इससे आसान और क्या होगा? कुछ हो ही नहीं सकता। इसका मात्रक आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। भाई वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और नीचे आपका ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर लगा देना, उससे आप इसका मात्रक निकालो। बहुत ही आसान सी बात है। आगे चलते हैं। देखो सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आपके क्वेश्चन भी आएगा कि सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टों में संबंध स्थापित करो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। पहले हालांकि अपन बात करते हैं सेल का विद्युत वाहक बल कहते किसे। देखो अब मान लो आपके पास ये सेल है, ठीक है, जो अपन घड़ियों वगैरह में डालते हैं वो एक सेल है मानते हैं। अब इस सेल को अगर आपने घड़ी में नहीं डाल रखा है, अब आप इसके सिरों के ऊपर अगर वोल्ट मीटर के दोनों तार ले जाके इसका विभवांतर चेक करोगे ना, तो जितना वो आपको वोल्ट मीटर इसका विभवांतर बताएगा वो होता है इसका विद्युत वाहक बल EMF। इसको विद्युत वाहक बल को अपन शॉर्ट में लिखते हैं EMF। और वैसे इसको देखो दर्शाते हैं कैपिटल E के निशान से, ठीक है।
अब दोबारा सुनना, क्या होता है विद्युत वाहक बल? किसी सेल का खुले परिपथ, जब वो सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके सिरों का विभवांतर, वही क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। अर्थात जब कोई सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके सिरों का विभवांतर ही विद्युत वाहक बल कहलाता है, जिसको आप ईएमएफ या ई से लिखते हो। सिंपल सी बात। देखो अगली परिभाषा मैंने आपसे पूछी है टर्मिनल वोल्टता। इसी प्रश्न में जो अगली परिभाषा मैंने आपसे पूछी है वो टर्मिनल वोल्टता। देखो टर्मिनल वोल्टता क्या होती है? अगर इसी सेल को मैं किसी परिपथ के अंदर डाल दूं, सपोज करो ये सेल था, पहले बाहर था, अब आपने सेल को घड़ी में डाल दिया। अब घड़ी में डालने के बाद, डला हुआ है घड़ी में, आपने बाहर नहीं निकाला, अब आप वोल्ट मीटर के दोनों तार इसके सिरों के ऊपर लेके गए, आपने चेक किया वोल्ट मीटर से इसका वोल्टेज या विभवांतर कितना है। इस समय जो आपका वोल्ट मीटर आपको इसका विभवांतर बताएगा ना मेरे प्यारे साथियों, वही क्या होगी? इसकी टर्मिनल वोल्टता होगी। टर्मिनल वोल्टता को अपन लोग दर्शाते हैं कैपिटल वी से। देखो अंतर समझो क्या आ गया। जब ये सेल खुले परिपथ में, तब इसके सिरों पे विभवांतर तो कहलाता है आपका विद्युत वाहक बल ईएमएफ या फिर ई से, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसी सेल को मैंने परिपथ में डाल दिया तो परिपथ में डालने के बाद इसी सेल के जो सिरों का विभवांतर, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसकी टर्मिनल वोल्टता वी कहेंगे। अब एक प्रश्न आता है यहाँ पे कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में संबंध लिखो। आपके हो सकता है कि जो एबेसिडे वाले प्रश्न आते हैं या जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न आते हैं उनमें ये प्रश्न पूछ ले। तो देखो आपको ये संबंध ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है। संबंध क्या होता है? देखो ये तो हमारा है विद्युत वाहक बल, सॉरी टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता जो है वो बराबर होती है ई माइनस आई आर। कैसे आता है फॉर्मूला? देखो मैंने बताया हुआ, अपनी जो चैप्टर की वीडियोस है उनके अंदर मैंने बता रखा है। आपको सीधा ध्यान में रखना है, सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में ये संबंध होता है। इस संबंध को अपन आगे काम में भी लेंगे। आपसे आंतरिक प्रतिरोध निकालना पूछते, शायद अगली परिभाषा मेरे ख्याल से कहांगी, एक दो परिभाषा छोड़ के बाद में मैंने आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा भी आपसे पूछी है। वहां पे अपन आंतरिक प्रतिरोध होता है, देखो स्मॉल आर जो है ना वो है आंतरिक प्रतिरोध। इसकी बात करेंगे अपन आगे चल के, तो ये फॉर्मूला हमारे फिर से काम आने वाला है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना। देखते हैं अपन, देखो अगली परिभाषा की तरफ चलते हैं। अगली परिभाषा मैंने आपसे पूछी है विभव प्रवणता किसे कहते हैं? देखो विभव प्रवणता का भी जो फॉर्मूला है वो आप सबको याद होना चाहिए। विभव प्रवणता को अपन स्मॉल एक्स से दर्शाते हैं। स्मॉल एक्स बराबर क्या होता है? ईपी बटा एल। अब देखना एल क्या चीज है मेरे प्यारे साथियों? एल है उस तार की लंबाई जिसकी अपन बात करें, जिसके ऊपर विभव प्रवणता हम लोग ज्ञात करने जा रहे हैं। क्या है अभी बताऊंगा। ईपी क्या है? उस तार के सिरों का विभवांतर, या आप यूं कह सकते हैं कि उसका विद्युत वाहक बल, है ना। जब वो परिपथ के अंदर होता है तो आप उसको टर्मिनल वोल्टता भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी उसके सिरों का विभव है जिसको अपन ईपी से लिखते हैं। अब देखो इसकी बात करते हैं, क्या है विभव प्रवणता? मैं कहता हूं एकांक लंबाई पर विभव पतन के मान को ही विभव प्रवणता कहते हैं। क्या? तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन के मान को, विभव पतन का मतलब यानी विभव के अंदर क्या कमी हो रही है उसके मान को हम लोग क्या कहेंगे? विभव प्रवणता कहेंगे। कितनी आसान सी परिभाषा। अब ये परिभाषा अगर याद नहीं होगी तो इसमें दोष हमारा ही है, ठीक है, तो ये याद होनी चाहिए। कोई मात्रक पूछ ले भूलावट का आदमी तो अपन क्या बताएंगे? बहुत आसान है भाई, ये क्या है? विभव पतन। विभव पतन यानी विभव में कमी, एक तरह का विभव ही तो है। और विभव का मात्रक आपसे भी जानते हो वो होता है वोल्ट। ये नीचे क्या है? तार की लंबाई, और तार की लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं तो वोल्ट प्रति मीटर। ये क्या आ गया? आपकी विभव प्रवणता का मात्रक आ गया। कितना आसान है, मैं कह रहा हूं सचमुच पूरा चैप्टर बहुत आसान है। ये तीसरा चैप्टर तो अगर इसका एक भी नंबर कटा तो भी पूरे घाटे में हो आप लोग। इसका एक भी नंबर नहीं कटा चाहिए, सबसे आसान चैप्टर है। आगे चलते हैं। देखो इसके अंदर मैंने आपसे एक अगली परिभाषा पूछी, चालकता। चालकता किसे कहते हैं? बहुत ही आसान है, हम कहेंगे प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता किससे दर्शाते हैं अपन? रो से प्रतिरोधकता को दर्शाते हैं ना। चालकता को हम लोग दर्शाते हैं आपके सिग्मा से। तो देखो मैंने ये तो परिभाषा बोली अभी कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता। यानी चालकता तो सिग्मा है, प्रतिरोधकता आपका क्या है? रो है। तो चालकता किसको कहेंगे? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। बहुत आसान सी बात है, इनमें कहीं कोई नंबर नहीं कटना चाहिए। आगे चलता हूं, देखना सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर दो। अब आपसे देखो सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा पूछिए, क्या होती है भाई? अगर मान लो कोई सेल है, एक बार मैं आपके लिए थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं। ये मान लो कि एक अपन ने प्राथमिक सेल बना रखा है जिसके अंदर एक टर्मिनल या एक इसका जो इलेक्ट्रोड है वो ऐसा इधर है, दूसरा इलेक्ट्रोड इसका इधर है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो ये बात, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसके अंदर आप लोगों ने ये बात पढ़ी है। ये देखो मान लो इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल मान लो, इसका नेगेटिव टर्मिनल मान लो। देखो बीच के अंदर क्या है? यहाँ पे जो अपन बीच में पदार्थ पढ़ते हैं ना दोनों टर्मिनल के बीच में, उसको अपन बोलते हैं विद्युत अपघट्य, है ना। तो अब देखो क्या होता है कि जब इसमें से धारा बहती है तो विद्युत अपघट्य में से पार होकर आयन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के पास पहुंचते हैं। अब जब ये आयन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के पास पहुंचते हैं तो इनके रास्ते में कई बार बाधाएं आ जाती है, और बाधाएं लेकर कौन आता है? ये जो बीच में भरा हुआ ना आपका विद्युत अपघट्य। तो अब अपन इसकी परिभाषा बहुत आराम से दे सकते हैं। कैसे? कि किसी सेल में आयनों के प्रवाह में विद्युत अपघट्य के कारण आने वाली बाधाएं ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। ये देखो आपके पास एक सेल था,
इस सेल के विद्युत अपघट्यों द्वारा आयनों के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा को अपन क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं सेल का। कितनी आसान सी परिभाषा, जिसको अपन देखो इस स्मॉल आर से दर्शाते हैं। इस स्मॉल आर का अगर आप यहां से फॉर्मूला निकालना चाहते हो देखो कितना आसान है। इस स्मॉल आर का फॉर्मूला मैं निकालना चाहता हूं, इसको मैं इधर ले आऊं, इसको इधर ले जाऊं, तो देखो E माइनस वी क्या बनेगा, E माइनस वी बटा आई, ये बन गया इस आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला। कितना आसान सा है, मैं कह रहा हूं सचमुच पूरा चैप्टर बहुत आसान है, अभी तो और मजा आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। देखना अगला हमारा प्रश्न आपके लिए आता है कि प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं। बहुत ही आसान सी परिभाषा, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। प्रतिरोध ताप गुणांक समझना किसे कहेंगे, मान लो कि कोई 1 ओम प्रतिरोध का तार है, कोई आपके पास एक तार है जिसका प्रतिरोध कितना 1 ओम है, उसका ताप, इस तार का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, आप अगर मान लो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका ताप बढ़ाते हो, तो बढ़ाने पर इसके प्रतिरोध के मान में क्या फर्क पड़ा, जो फर्क पड़ा ना उसी को हम कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। यानी परिभाषा सुनना दोबारा, 1 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर इसके प्रतिरोध में हुई वृद्धि को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। कितनी आसान सी परिभाषा। अब ये परिभाषाएं अपन को याद करनी पड़ेंगी क्योंकि इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं। लास्ट बात मैंने आपसे इसी पहले प्रश्न में पूछी है, वो है प्रतिरोधकता। देखो प्रतिरोधकता ये यहाँ पे आई थी, इसके बारे में मैंने और पूछ लिया। प्रतिरोधकता की परिभाषा देना बहुत ही आसान सी है। देखो आप लोगों ने जब प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ी थी तब आपने फॉर्मूला पढ़ा था वहां पे R बराबर रो L अपॉन E, ऐसा फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं। प्रतिरोध की जब निर्भरता देखते हैं प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वहां से अपने पास रिलेशन आता है। यहां से देखना अगर मैं इस रो के लिए मान निकालूं तो रो का मान आएगा RA अपॉन L, ऐसा ही मान आएगा RA अपॉन L। यानी ये जो आपकी प्रतिरोधकता है, अगर इसमें मैं L का मान 1 कर दूं, यानी L जो है ना उसको तो मैं लिख दिया 1 मीटर, और जो आपका क्षेत्रफल है उसको भी मैं कर दूं कितना 1 मीटर स्क्वायर, तो देखना नीचे एक ऊपर एक और एक का कोई महत्व नहीं है। यानी वास्तव में क्या बन गया, रो R के बराबर बन गया। परिभाषा अपन यहां से निकाल देंगे, कैसे, 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले किसी तार का प्रतिरोध ही क्या है, उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। कितनी आसान सी परिभाषा है, इनसे आसान कुछ नहीं हो सकता। ये था आपका पहला प्रश्न आज का जो हमारा पेपर है ना, इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है, उसमें से पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखो चलते हैं। दूसरा प्रश्न मैंने आपसे पूछा, अपवहन वेग को परिभाषित करते हुए अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कर दो। कितना आसान सा प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा है। इसके लिए देखो मुझे बोर्ड साफ करना पड़ेगा, पहले फटाफट बोर्ड साफ कर देता हूँ फिर आता हूँ। तो देखना जो हमारा दूसरा प्रश्न है, अपवहन वेग को परिभाषित करते हुए अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। पहली बात तो अपवहन वेग होता है क्या, थोड़ा सा इसको अपन देखो समझते हैं। मान लो कि ये कोई एक तार है, मैं थोड़ा सा ये तार जो है बेलनाकार बना रहा हूँ क्योंकि आपको पता है तार असल में ऐसा होता है, अपन मान लो इसको जूम करके देख रहे हैं, ठीक है। अपना वाला जो नॉर्मल तार होता है वो तार है जिसको अपन ने जूम करके देखा। भाई इस तार के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस तार के अंदर। जब तक इस तार के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती ना, तो आप सभी को पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इधर उधर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। अब मान लो मैंने इस तार को एक बैटरी के साथ में जोड़ दिया, इस बैटरी का नेगेटिव सिरा मैंने इस साइड जोड़ा जानबूझ के, क्यों, अभी देखो अपन बात करेंगे। ये इसका पॉजिटिव सिरा, ये इसका नेगेटिव सिरा। जैसे ही मैं इस तार को बैटरी से जोड़ दूंगा तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले इधर उधर किसी भी दिशा में गति कर रहे थे, किधर भी किसी से भी टकरा रहे थे, अब उनके ऊपर एक बल लगने लग जाएगा और उस बल के प्रभाव में ये केवल एक निश्चित दिशा में ही गति करने लगेंगे। देखना कैसे, पहले ये जो इलेक्ट्रॉन था जो इधर उधर कहीं पे भी गति कर सकता था, अब इधर चूंकि देखो बैटरी का मैंने नेगेटिव सिरा जोड़ा है तो नेगेटिव से प्रतिकर्षित होकर किधर जाएंगे, उधर, इधर पॉजिटिव से आकर्षित होकर इधर आना चाहेंगे। यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो दिशा है वो एक जैसी हो जाएगी और सारे इस दिशा के अंदर देखो गति करने लगे। सारे इलेक्ट्रॉनों की दिशा एक ही हो गई। अब इस समय ये जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं ना, तो इनका जो वेग है, इसी वेग को हम कहते हैं अपवहन वेग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसकी बात भी की थी, चर्चा भी की थी। देखो दोबारा से वो अपवहन वेग आ गया और इसको हमें थोड़ा सा पढ़ना है डिटेल से। अपवहन वेग की परिभाषा अपन क्या देंगे, देखो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, देखो इस तार के ऊपर अपन ने विद्युत क्षेत्र लगाया, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। इस समय इन इलेक्ट्रॉनों का वेग अपवहन वेग कहलाता है। कितना आसान है। अपवहन वेग जो है जिसको अपन Vd से दर्शाते हैं, देखो V के बेस में मैंने D लिखा है, ये एक सदिश राशि होती है। वेग का मात्रक सेम वही होता है जो अपना हुआ करता है ना, वही साधारण मात्रक है। अब देखना इसी प्रश्न में मैंने आपसे ये भी पूछा है, अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध निकाल दो। कितना आसान सा प्रश्न है। देखना अब मान लिया कि ये अपना जो तार है इसकी लंबाई L है, ठीक है, L लंबाई का अपना तार है। इसकी जो मोटाई है ना, यानी इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो अपन ने मान लिया A है। मैं आपको बोलता हूं भाई कि इस तार के अंदर एकांक आयतन के अंदर n मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कितने, देखो एकांक आयतन के अंदर n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, Ne लिख दिया।
लेकिन मैं आपसे पूछूं अगर कि इस पूरे तार के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप कहोगे अरे सर क्यों मजाक करते हो, जब आपने एकांक आयतन की बता दिए और हमारे पास इसका पूरा आयतन अगर पता हो तो अपन उस एकांक आयतन को उस पूरे आयतन से गुणा कर देंगे, तो सारे के सारे कुल आवेश इसके अंदर कितने वो अपन को पता चल जाएंगे। मैंने कहा यार बात तो तुम्हारी सही है, कैसे पता करोगे इसका आयतन कितना है, तो आप कहोगे सर आपने तो सब कुछ बोर्ड पे लिख दिया। कैसे? देखो सर, इसका आधार का क्षेत्रफल आपको पता है a है, अगर इसको मैं इसकी लंबाई से गुणा कर दूंगा तो इसका आयतन बन जाएगा। आप सभी को पता है बेलन का आयतन क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है आधार का, वो इसका आधार का क्षेत्रफल अपन को पता है। ऊंचाई इसकी यहाँ पे l दे दी, तो जब अपने पास आधार का क्षेत्रफल है, जब अपने पास ऊंचाई है तो उसका आयतन तो आ गया सीधा सीधा, यानी a को l से गुणा कर दूंगा, इस a को l से गुणा करते इसका आयतन आ गया। एकांक आयतन में इतने हैं, अगर मैं इसको a और l से गुणा कर देता हूं, इसका मतलब इसके संपूर्ण आयतन के अंदर कुल आवेश कितने हैं वो आ गया, यानी ये हमारे पास q का मान आ गया। अब देखो अपन से पूछा क्या है, एक बार उसके ऊपर नजर दौड़ाते हैं। अपन से पूछा ये जो भाई अपवहन वेग है ये और विद्युत धारा जो है इनमें संबंध स्थापित करना है, यानी अपने फॉर्मूले के अंदर कहीं ना कहीं विद्युत धारा भी आनी चाहिए और अपने फॉर्मूले के अंदर कहीं ना कहीं वेग भी आना चाहिए। आप सभी जानते हो विद्युत धारा की परिभाषा 10वीं में भी पढ़ी थी, इस चैप्टर के शुरुआत के अंदर विद्युत धारा की परिभाषा है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, Q बटा T को अपन विद्युत धारा I कहेंगे। सिंपल सी बात है, यानी अगर मैं इस Q के अंदर T का भाग दे दूं तो क्या बन जाएगा बताओ, I नहीं बन जाएगा क्या, बन रहा है, सिंपल सी बात है। अच्छा वेग क्या होता है, वेग अपन बोलते हैं भाई चाल जो होती है दूरी बटा समय। दूरी क्या होगी बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक गति करेगा तो कितनी दूरी तय कर ली उसने, l दूरी तय कर ली, यानी l लंबाई उसने तय कर ली। और वेग क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो देखो अगर ये अपने पास कुल दूरी है, इसमें मैं अगर समय का भाग दे दूं तो अपने पास ये अपवहन वेग भी आ जाएगा। अरे जब दोनों चीजें आ रही है तो भी सोचना क्या है, कहीं विचार नहीं करना। मैं कहता हूं इस पूरे समीकरण को मैं t से भाग देता हूं। देखना इधर मैं जब t से भाग दूंगा तो ये बनेगा q बटा t बराबर NEAL। इधर जब मैं t से भाग दूंगा तो ये देखो बट्टा में आएगा इसकी t। अब देखो q बटा t को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, विद्युत धारा। अभी भी आपने बताया, भी मैंने कुछ नहीं कहा, आपने सब कुछ बताया, आप जैसे जैसे कह रहे हो तो देखो वैसे वैसे लिखता जा रहा हूँ। बराबर NEA, इसको तो ऐसे लिख रहा हूँ NEA। देखो L बटा T दूरी बटा समय क्या बन गया, चाल होते चाल, यानी अपने यहाँ पे वेग अपन ले रहे, और वेग कौन सा, अपवहन वेग, यानी ये क्या बन गया, VD बन गया। ये लो साहब, विद्युत धारा I और अपवहन वेग के बीच में संबंध स्थापित हो गया। कितना आसान, मैं कह रहा हूँ इससे आसान फिजिक्स में कुछ नहीं हो सकता। पूरा चैप्टर बहुत आसान है, आप खुद इस बात को देखो नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, सच में बहुत आसान चैप्टर, इसमें कहीं पर भी आपके कोई नंबर नहीं कटने चाहिए। अपन जानते देखो अगले प्रश्न पे, हमारा तीसरा प्रश्न, कितना शानदार सा प्रश्न है ये तो देखो सबको पता होना चाहिए, छोटी क्लासों के अंदर आ जाती है बात कि भाई चालक कुचालक तथा अर्धचालकों की चालकता पर ताप के प्रभाव को समझा दो। अपन कहेंगे भाई ये कोई पूछने की बात है क्या, भाई सीधी सी बात है। अगर मान लो आपके पास कोई चालक है, जैसे अभी भी अपने इसकी बात करी थी, इसी से बता देता हूँ आपको। ये एक चालक तार था, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब होते हैं ना, तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में वो इधर उधर कहीं पे भी गति करते रहते हैं ना, कोई किधर से किसी से टकरा रहा है, कोई किसी से टकरा रहा है। अब होता क्या है कि जब अपन इसके ताप को बढ़ाते हैं तो इनके अंदर और खलबली मचती है, और जब ये खलबली मचती है ना तो भी और ज्यादा इधर उधर एक दूसरे से टक्कर करने लगते हैं, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, ये प्रक्रिया और बढ़ जाती है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर मान लो ये जो तार है इसके अंदर इनको सीधा सीधा अगर अपन भेजें तो अपने कहते हैं प्रतिरोध का मान बहुत ही कम है। लेकिन अगर ये सीधे सीधे जाने के बजाय अगर मान लो मैं इसका ताप बढ़ा देता, अगर इसका मैं ताप बढ़ा देता तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा आ जाती, इतनी ऊर्जा आ जाती कि भले ही विद्युत क्षेत्र अपने लगा रखे लेकिन फिर भी सीधा नहीं जाके मान लो ये अपनी मनमानी करते ही जाता इधर, ये आता इसके पास, इधर टकराते आपस में, अपनी मनमानी करते हैं। तो बताओ जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी मनमानी करने लग जाएंगे और यहां से यहां पे नहीं पहुंचेंगे तो बताओ धारा प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा, और जो प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता ऑटोमेटिकली घटेगी। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं, निष्कर्ष निकल सकता है इससे कि चालकों का प्रतिरोध बढ़ाने पर उनकी चालकता घटती है, प्रतिरोधकता बढ़ती है। समझ बात। अगर मैं आपसे पूछता कुचालकों की, भाई कुचालक तो ऐसे गरीब नालायक होते हैं जिनके पास बेचारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, लेकिन अगर आप उनका ताप बढ़ाते हो तो उनको जो ऊर्जा मिलेगी ना, उस ऊर्जा को पाकर वहां से कुछ एक इलेक्ट्रॉन, भले वो गिने चुने 2 4 3 4 ऐसे हो, 5 10 हो जाए, मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। उत्पन्न होने का मतलब परमाणु के बाह्यतम कोश से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, जिनको अपन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब 2 4 अगर आगे, पहले जहाँ पे उसका पूरा सुपड़ा साफ था वहाँ पे कुछ था ही नहीं, अब अगर 5 10 इलेक्ट्रॉन भी आ गए, वे पूरे भरे रेगिस्तान के अंदर एक हरियाली आ गई, या जिसको आप जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उससे अगर आप इसको अटैच करके देखना चाहो तो आप समझ सकते हो, खुद इसका निष्कर्ष निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। तो अगर हल्की सी हरियाली वहाँ पर आ गई पूरे रेगिस्तान के अंदर तो भी फायदा ही है, यानी अगर
पूर्णतया कोई कुचालक पदार्थ, तो उसका अगर अपन ताप बढ़ाते तो ताप बढ़ाने से कुछ एक मात्रा में इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए, जिससे उसकी चालकता में वृद्धि हो जाएगी। यानी देखो चालकों की चालकता तो घट रही थी ताप बढ़ाने से, कुचालकों की चालकता बढ़ रही है। सेम टू सेम बात अर्धचालकों के लिए। अर्धचालकों के पास बेचारों के पास कोई गिने चुने 50-100 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मान लो उसका ताप अपन और बढ़ाएंगे तो मान लो 10-20-50 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो उसके तो फायदा हो गया ना, तो उसकी भी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई बताने लायक बात ही नहीं थी। आगे चलते हैं। अगला देखना, सेलों के समांतर क्रम संयोजन को समझाते हुए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेलों के समांतर क्रम संयोजन को समझाते हुए तुल्य विद्युत वाहक बल एवं धारा में संबंध स्थापित या धारा का मान जो है वो ज्ञात कीजिए। कितना आसान सा प्रश्न है। और मैं आपको बताऊं, जब 2015 में मैंने क्लास 12 के एग्जाम दिए थे तो मुझसे ये प्रश्न जो है, यानी हमारे टाइम पे ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न को समझाते हुए मुझे भी खुशी होती है अत्यंत कि हाँ भाई ये प्रश्न जो है मैंने भी वहाँ पर अटैम्प्ट किया था। बहुत आसान सा प्रश्न, इसको देखो करते हैं। आपको बोला सेलों का समांतर क्रम संयोजन करना है। देखो सेल का प्रतीक आप सभी को पता है, ये एक सेल का प्रतीक होता है। अपन को चूंकि इनको समांतर क्रम में जोड़ना है तो अपन इनको ऐसे व्यवस्थित करेंगे। 3 ले लेना आप, कोई दिक्कत नहीं, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, जितने आप लेना चाहो उतना ले सकते हो, आपकी क्षमता चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं इन तीनों सेलों से एक परिपथ तैयार कर इसको एक प्रतिरोध के साथ में जोड़ रहा हूँ। ये लो, मैंने इसको इसके साथ में जोड़ा। ये R हमारा प्रतिरोध। मान लो पहला सेल है, इसको E1 नाम दे रहा हूँ, ये इसका प्लस सिरा माइनस सिरा प्लस माइनस। दूसरे वाले सेल को E2 नाम दे रहा हूँ, तीसरे वाले सेल को मैं E3 नाम दे रहा हूँ। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा वो झोड़ वाली बात है नहीं। अब आपको पता है भाई सेल अपन ने लगाया परिपथ में तो ये धारा भी प्रवाहित करेगा अपने अंदर से। तो मान लिया इस वाले सेल से प्रवाहित धारा का मान है I1, इस वाले सेल से प्रवाहित धारा का मान है I2, इस वाले सेल से प्रवाहित धारा का मान क्या है, I3 है। सिंपल सी बात। अब ये तीनों धाराएं मिलेंगी जब, तो यहाँ पे धारा I बन जाएगी, और ये जो I धारा इस प्रतिरोध में से प्रवाहित हो गया, इस प्रतिरोध के पास कितनी धारा पहुंचेगी, धारा I पहुंचेगी। इतना अपन को पता है। अब देखो इसने ये तो कहा कि भाई सेलों का समांतर क्रम संयोजन करके परिपथ की तुल्य धारा और परिपथ की तुल्य वोल्टता ज्ञात करो। अपन ज्ञात करते हैं। देखो वही कल वाली बात। पहले मान लो हमारे पास जब ये रहते थे तब इनका एक हंसता खेलता परिवार था I। अब इस परिवार के 3 बेटे थे, I1 I2 I3, तीनों की कर दी शादी। वो तीनों के गेल जो है ना बहुत ही नालायक थी, और इस कारण तीनों हो गए अलग अलग। जब तीनों अलग अलग हो गए तो देखो ये इधर ये इधर ये इधर, अपनी भी बातचीत बंद होगी और इनकी आपस में बातचीत बंद होगी। पहले जब अपने मोहल्ले में रहते थे तो अपन बहुत इनके साथ हंसते खेलते घुल मिल के रहते थे। अब चूंकि देखो तीनों अलग अलग हो गए, अपन को भी यार थोड़ा बुरा लगता है ना, अच्छे नागरिक होने के नाते अपन क्या करेंगे, इनके पास जाएंगे, इनको थोड़ा समझाएंगे, समझो यार थोड़े से, लेकिन ये ढीठ है ऐसे मानेंगे नहीं, इनको चाहिए मुर्गा पार्टी। यानी अपन इनको शाम को इनवाइट करते हैं, भाई आना यार शाम को अपन मिलेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। यानी मैं जाता हूँ इस I1 के पास में, इसको बोलता हूँ यार एक बार शाम को आना ना, अपन ने पार्टी रखी है। इसने अच्छा पार्टी रखी है मेरे लिए? अपन अरे यार तेरे लिए तो रखी है, तो आ जाना। अब ऐसी सेम बात अपन I2 को भी बोलेंगे और ऐसी सेम बात अपन I3 को बोलेंगे। अब ये है तो बच्चे बेचारे, अब ये समझदार होने जा रहे हैं, अपने पास आएंगे इसलिए समझदार, अपने पास नहीं आएंगे तो किसके पास आएंगे। ठीक है, अपन ने देखो तीनों को पार्टी में बुलाया, लेकिन पार्टी में बुलाने का बहाना क्या था, इन तीनों को मिलाना था, और इन तीनों को मिला के वापस से क्या बनाना, इनका हंसता खेलता परिवार I बनाना। अब बात आई, इतनी बात तो सर अपन ने कर ली, लेकिन इन कहानियों से पार थोड़ी पड़ेगी, हमें तो वहाँ पे डेरिवेशन करना होगा। तो डेरिवेशन को कैसे स्टार्ट करें मित्रों, याद करो थोड़ी देर पहले जब पहले प्रश्न में मैं आपको आंतरिक प्रतिरोध बता रहा था, उससे पहले आपको टर्मिनल वोल्ट और विद्युत वाहक बल में संबंध बता रहा था, तो वहां पर अपन ने एक समीकरण निकाला था, एक संबंध निकाला था। मैंने आपको कहा था ये फिर से हमारे काम आएगा। कहाँ काम आएगा, यहाँ काम आएगा। याद करते हैं, देखो उस संबंध को मैंने वहां से आपके लिए जो फॉर्मूला लिखा था वो ये था आपका V बराबर E माइनस IR, ये फॉर्मूला था वहां पे। अब यहाँ से मुझे अगर मान लो I का मान निकालना, क्योंकि देखो अपन को I का मान चाहिए, यहाँ पे I का मान कहाँ से निकालेंगे, I का मान तो यहाँ से निकालेंगे। देखो निकालते हैं, क्या मुझे बताना मैं सही लिख रहा हूँ क्या I का मान यही होगा? आप लोग खुद पक्षांतरण करके देखें, इस बात को समझे, बिल्कुल I का मान ही होगा। अब जब मैं इस I की जगह इसका मान रखता हूँ तो मैं लिखूंगा यहाँ पे E माइनस V बट्टा R, या आप इधर वाले I को छोड़ दो, इधर वाले I को छोड़ दो, क्योंकि आपको I का मान पूछा है तो आप इस I का मान नहीं रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको तो इनका मान रखना और आप जो निष्कर्ष निकलेगा उस निष्कर्ष को आपको बताना है। तो इसको तो देखो मैं I ऐसा कैसे छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे इस I1 के लिए देखो वो फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो I1 के लिए जो आपका सेल है वो कौन सा है, E1 सेल है। जो E आएगा, E की जगह E1 के लिए E1 लिख दो, उसको E1 माइनस V। देखो मैंने V को V1 V2 V3 वो नहीं लिखूंगा, क्यों? आपको पता है V क्या है, टर्मिनल वोल्टता है। इसके सिरों पर विभवांतर उतना ही होगा ठीक जितना इसके सिरों पे हो, जितना इसके सिरों पे। क्यों? क्योंकि देखो तीनों सेल के प्रारंभिक सिरे आपस में और तीनों सेल के अंतिम सिरे आपस में जुड़े हुए, तो V का मान तो समान रहेगा। तो E माइनस V बट्टा, मान लिया प्रारंभिक सेल या पहले वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1, दूसरे का R2 और तीसरे वाले का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R3। हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग होता है, तो मैं यहाँ पे बेस में लिखूंगा R1। फिर प्लस दूसरे वाले सेल के लिए देखो सेम समीकरण है, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, फटाफट लिख रहा हूँ, E2 माइनस V बट्टा R2। ऐसे तीसरे सेल के लिए
E3 माइनस वी बटा R3। सिंपल सी बात है। अब देखिए ना मैं क्या करूँ, E1 बट्टा R1, देखो R1 इस E1 के बट्टा में भी है, R1 V के बट्टा में भी है, ऐसे ये इसके बट्टा में भी, इसके बट्टा में भी है। तो मैं क्या करूँ, E1 वाले पदों को एक तरफ कर लेता हूँ, V वाले पदों को दूसरी तरफ कर लेता हूँ। कैसे, देखो I बराबर E1 बट्टा R1, फिर प्लस E2 बट्टा R2, ऐसे ही प्लस E3 बट्टा R3, ये अपन ने किया। अब देखो यहाँ पे V बटा R1 बच रहा है, यहाँ पे V बटा R2 बच रहा है और यहाँ पे V बटा R3 बच रहा है, और सबके साथ देखो माइनस का निशान बच रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो माइनस के निशान को, देखो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं, इसलिए मैं इसको एक बार थोड़ा सा यहाँ से मिटा रहा हूँ, आप लोग समझ जाओ, क्योंकि आपको मैंने चित्र थोड़ा आसानी से समझा दिया है। अब अपन देखो यहाँ पे लिखते हैं, माइनस का निशान सबके अंदर कॉमन आ रहा है, V सबके अंदर कॉमन आ रहा है, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बट्टा R1। माइनस का निशान अपन ने कॉमन ले रखा है चूंकि बाहर, तो 1 बन जाएगा प्लस V बट्टा R2 है, तो V भी बाहर है तो 1 बट्टा R2, ऐसे ही प्लस 1 बट्टा R3, ये अपना बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत है भी कमेंट करके बता देना, अगली वीडियो के अंदर, कल वाली जो हमारी वीडियो है उसके अंदर आपका निपटारा कर दूंगा। और आपकी जो पिछली वीडियोस पे कमेंट है उनको मैं देख रहा हूँ, वो शानदार देखो आप लोग कमेंट करें, और मुझे आशा है कि ये जो आपके लिए मैं ये सीरीज लेके चलता हूँ ये डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होगी। हम बढ़ते हैं आगे। अब देखना मेरे प्यारे साथियों, मुझे आप एक बात बताना, E1 है, E2 है, E3, 3 सेल है, तब तक तो कोई दिक्कत है, अपन ने लिख दिया। अगर मान लो यहाँ पे 100 सेल जोड़ रखे होते अपन बार बार लिखते थोड़ी, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E99 E100, बूढ़े हो जाएंगे यार ऐसा लिखेंगे तो, पेन खत्म हो जाएगा एग्जाम में। इसलिए अपन क्या करते हैं भाई, ये जो सारे E ना, इन सबको जोड़कर अपन एक नाम दे देते हैं। क्या नाम दिया मैंने, इन सबको जोड़ के एक नाम दे दिया EEQ। EEQ, इस EQ का मतलब क्या होता है, देखो EQ की फुल फॉर्म होती है इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या, समतुल्य, यानी ये जो आपका E1 E2 E3 3 सेल अपन ने जोड़ रखे, इनका समतुल्य अपन एक ही सेल लगा दें, अगर जिसकी जो टर्मिनल वोल्टा या फिर जिसका विद्युत वाहक बल है वो इन तीनों के योग के बराबर हो, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, E इक्विवेलेंट बोल देते हैं। तो मैंने इन E1 E2 E3 की जगह लिखा EEQ। ऐसे नीचे आंतरिक प्रतिरोध भी है तो इसको भी मैंने लिख दिया REQ, माइनस का निशान माइनस लगाया, V लिखा। अब ऐसे देखो बार बार अपन ऐसे थोड़ी लिखते हैं इसको, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया, इसको REQ। ये लो मेरे प्यारे साथियों, ये क्या आ गया, आपकी ये जो समांतर क्रम संयोजन है ना सेलों के समांतर क्रम संयोजन के अंदर जो तुल्य धारा का मान है वो इतना आता है। ये आपका एक उत्तर आ गया। लेकिन आपसे 2 बातें पूछी थी, अभी एक बात खत्म हुई है, दूसरी बाकी है। इसने पूछा, देखो आपको पूरा प्रश्न दोबारा बताता हूँ, सेलों के समांतर क्रम संयोजन को समझाते हुए तुल्य विद्युत वाहक बल एवं धारा का मान प्राप्त करें। तो धारा तो देखो हमने प्राप्त कर ली, विद्युत वाहक बल अभी भी बाकी है। तो याद करो मेरे प्यारे साथियों, आपको ओम का नियम मैंने पढ़ाया था। क्या कहता है ओम का नियम, बहुत ही आसान सी भाषा में ओम का नियम है V बराबर IR, सभी ने पढ़ रखा है, इसमें तो कहीं कोई शंका कोई समस्या आनी ही नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ देखो V बराबर IR होता है, अपन को इस V का मान तो पूछा विद्युत वाहक बल, यानी ये जो आपका प्रतिरोध R है ना, इसके सिरों पर विद्युत वाहक बल क्या होगा भाई, इसके सिरों के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक विद्युत वाहक बल इन सेलों के कारण ही होगा, वही तो है। तो V तो हो रहा, अच्छा R वो प्रतिरोध, और I क्या है, ये देखो ये वाली धारा, और इसका मान अभी भी अपन ने निकाला है। कुछ नहीं करना, क्योंकि ओम के नियम से अपन ये जानते हैं, तो इसके अंदर अपन I का मान रखेंगे और कुछ भी अलग नहीं करना। देखो V बराबर I का मान, देखो ये रहा अपने पास EEQ बट्टा REQ माइनस V 1 बट्टा REQ, ये तो देखो हमारा आ गया किसका, I का मान, और साथ में गुणा में कौन है, R है, तो ये लो मैंने गुणा में R वो लगा दिया, ये लो ये आ गया आपके पास तुल्य विद्युत वाहक बल का मान। कितना आसान सा प्रश्न था, मैं कह रहा हूँ ऐसे आसान प्रश्न इस चैप्टर से आते हैं, और कहीं कोई प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, बहुत आसानी से देखो मैं आपको करवा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला आपका प्रश्न है, किरचॉफ के प्रथम व द्वितीय नियम लिखिए और बताइए कि किस नियम की पालना करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। किरचॉफ ने देखो 2 नियम दिए हैं। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है जिसको अपन बोलते हैं धारा का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी संधि बिंदु पर आने वाले समस्त धाराओं का योग जाने वाले समस्त धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है। सिंपल सी बात। ये नियम कौन से संरक्षण का पालन करता है, तो ध्यान रखना किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, जो किरचॉफ का धारा नियम है, जिसको किरचॉफ का संधि नियम भी कहते हैं, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत की पालना करता है। इंपॉर्टेंट बात है, एबीसीडी वाले प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है, इस बात को आप नोटिस करना, ठीक है। आगे चलते, दूसरा नियम क्या है, दूसरे नियम को अपन बोलते हैं वोल्टता या पाश नियम, ठीक है। ये नियम क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी बंद परिपथ में विभव पतनों का जो कुल योग होता है वो उस परिपथ में लगे हुए सभी वोल्टता स्रोतों के योग के बराबर होता है। मेरी बातों के एक एक शब्द को आप गौर करना, भले वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा सुन लेना, लेकिन ऐसी कैसी परिभाषा आपको याद करनी, और ऐसी कैसी परिभाषा जब आप वहाँ पे लिख के आओगे, छाप के आओगे, मार्कशीट के अंदर बढ़िया शानदार नंबर छप के आएंगे, और इसी के लिए तो हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, जो किरचॉफ का दूसरा नियम है, जिसको अपन ने वोल्टा नियम कहा है या जिसको अपन ने पाश नियम कहा है, किस सिद्धांत की पालना करता है, तो अपन कहते हैं कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की पालना करता है, ठीक है। ये 2 बातें आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो इनको ध्यान रखें।
आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं। ठीक है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है और सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए मुझे बोर्ड चाहिए, फटाफट मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखो अपना प्रश्न हमसे पूछ रहा है व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं, ठीक है, और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत ही आसान सी बात। देखो व्हीटस्टोन सेतु क्या है, ये एक अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की युक्ति है जो शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। आपको ये बात लिखनी है। आपसे पूछ रहे हैं व्हीटस्टोन सेतु क्या है, तो अपन कहेंगे भाई ये अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने की एक युक्ति है जो शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। अब होती कैसी है, देखो थोड़ा सा इसको बना लेते हैं अपन। देखो मान लेते हैं इसके अंदर, मान लेते क्या कि होता ही ऐसा है, वास्तव में एक चतुर्भुज होता है। उस चतुर्भुज के जो चार आपकी भुजाएं होती है, उन चारों भुजाओं के ऊपर चार अलग अलग प्रतिरोध लगे होते हैं। जैसे देखो मैं अभी आपके लिए बनाता हूँ यहाँ पे, ये मान लो एक भुजा जिसके ऊपर ये एक प्रतिरोध लगा हुआ, या ऐसे कोई दूसरी भुजा अपनी जिसके ऊपर कोई दूसरा प्रतिरोध हमारा लगा हुआ है, ठीक है, और ऐसी कोई तीसरी भुजा इसके ऊपर एक प्रतिरोध लगा हुआ है, और ऐसे ही इसको देखो थोड़ा सा झुकाव इसका कम है, प्रवणता कम है रेखा की, तो वो देखो थोड़ा सा हम सही बनाते हैं इसको। ये कभी ये लो, ये देखो इस प्रकार की एक युक्ति होती है। एक चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है, चतुर्भुज के जो चार आपकी भुजाएं हैं इनके ऊपर चार प्रतिरोध अपन ने लगा रखे। अब और दूसरा काम क्या करते हैं कि ये जो आपकी युक्ति होती है इसको नीचे, इसके देखो वैसे आप नाम दे सकते हो इसको बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ सी, और ये बिंदु डी। असल में जो बिंदु आपका ए और सी है इनके बीच में अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बैटरी और एक कुंजी लगा देते हैं। देखो मैं यहाँ पे एक बैटरी जोड़ रहा हूँ और एक साथ में इसकी कुंजी लगा रहा हूँ, ये हमारी होगी कुंजी। अब इसके अंदर देखो ऊपर यहाँ पे आपको बिंदु बी और डी जो दिख रहे हैं, यानी एक जो चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है, इस चतुर्भुज के देखो चार शीर्ष है। इनमें से देखो दो शीर्षों को ए और सी को तो हमने एक बैटरी और एक कुंजी के साथ में जोड़ दिया। जो बचा हुआ आपका दूसरे जो दो शीर्ष और बच रहे हैं बी और डी जो आपकी शीर्ष है, इनके बीच में देखना हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक तो मैंने जोड़ा है गैल्वेनोमीटर और एक साथ में मैंने जोड़ी है कुंजी। यानी इस पूरी युक्ति के अंदर आपकी टोटल अगर कुंजियों की संख्या पूछो तो कुंजियों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अब नाम दे देते हैं, इस कुंजी को मान लो K1 नाम दे रहा हूं, इस दूसरी वाली कुंजी को नाम दे रहा हूं K2, ठीक है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। अब ये जो आपके प्रतिरोध इनको भी चलो नाम दे देते हैं P, इस वाले को नाम देता हूं Q, इस वाले को नाम दे दिया मैंने R और इस वाले को नाम दे दिया मैंने S। इस प्रकार के देखो टोटल 4 प्रतिरोध है। अब देखो बैटरी अपने लगा रखी है, तो जैसे मैं इस कुंजी को चालू करूंगा तो इस बैटरी से क्या बहेगी, धारा प्रवाहित होगी, ये धारा I। मान लेते हैं कि इधर वाले सर्किट के अंदर जो धारा है वो चली गई है I1, इधर वाले के अंदर धारा चली गई I2। देखो धारा का तो सीधा सीधा मतलब इतना ध्यान रखना कि जब धारा जाती है तो उसको तो रास्ते देखने होते हैं, कितने रास्ते दिख रहे हैं। अब जैसे ही धारा यहाँ से गई ना तो उसको यहाँ पे 2 रास्ते फटते हुए दिखाई दिए, एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था, एक रास्ता नीचे की तरफ। तो कुछ धारा ऊपर चलेगी मान लिया I1 और कुछ धारा नीचे चलेगी मान लिया I2। अब ये I1 धारा इधर से आएगी तो इधर भी I1 धारा नीचे जाएगी और इधर से I जो है ना नीचे से ऐसे आगे इधर से भी I2 धारा जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। सिंपल सी बात है। अब देखो अपन बात करते हैं व्हीटस्टोन से, तो किस सिद्धांत पर आधारित, अपने का शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो आपका बिंदु बी और डी है जिसके बीच में अपन ने गैल्वेनोमीटर और कुंजी लगा रखी है, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो हिलनी नहीं चाहिए। हिलनी चाहिए का मतलब क्या है, इसके अंदर कोई विक्षेप नहीं आना चाहिए। अब देखो इसको मैं आपको पूरा समझाता हूँ। इसका युक्ति का नाम क्या है, व्हीटस्टोन सेतु। किस सिद्धांत पर आधारित है, शून्य विक्षेप विधि के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखो काम कैसे करती है, अपन इसको कैसे काम में लेते हैं। ये देखो एक PQRS 4 प्रतिरोध है जो चतुर्भुज के 4 भुजाओं के ऊपर लगे हुए हैं। अज्ञात प्रतिरोध मान लिया इसके अंदर S है। मान लेते एक बार PQ और R 3 प्रतिरोध ऐसे जिनका मान अपन को पता है इतने इतने होंगे, 3 प्रतिरोध है। ये जो चौथा प्रतिरोध S है इसका मान अपन को नहीं पता, जो हमें निकालना है। तो हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने की युक्ति है जो शून्य विक्षेप विधि के ऊपर आधारित है। अब इसका सिद्धांत कैसे है या ये क्रियाविधि इसकी किस प्रकार से होती है, कैसे काम करता है, तो उसकी देखो थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन देखो कुंजी K1 को चालू कर देते हैं, जैसे परिपथ में धारा बहेगी। इसको अपन ने इसको भी एक बार चालू कर दिया, कुंजी K1 और K2 दोनों को अपन चालू कर देते हैं और अपन देखते हैं गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है ना विक्षेप तो अपन क्या करेंगे, ये जो चारों प्रतिरोध है इनको आपस में इधर उधर आगे पीछे करके अपन कैसे भी ऐसे करने की कोशिश करेंगे कि गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेप शून्य आ जाए। अब देखो शून्य विक्षेप कब आ सकता है भाई, जब इस बिंदु का और इस बिंदु का विभव समान हो, तभी तो गैल्वेनोमीटर के अंदर आपको विक्षेप शून्य आएगा, यानी कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो। तो इस स्थिति के लिए क्या चाहिए भाई, इस बिंदु के ऊपर जो विभव है और इस बिंदु के ऊपर जो विभव है दोनों का मान समान होना चाहिए। और विभव कैसे आएगा, देखो धारा इधर जा रही है, ये आपका प्रतिरोध जिसका नाम क्या है P, ये आपका प्रतिरोध R है इधर, और धारा किधर जा रही है, धारा कितनी जा रही है I2 जा रही है आपकी। कहने का मतलब क्या, V बराबर होता है IR, ओम का नियम V बराबर होता है IR, यानी इस बिंदु के ऊपर जो विभव V बराबर IR और इस बिंदु के ऊपर जो विभव V बराबर IR दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो मैं आपसे बोलता हूं बिंदु B पर, इस वाले बिंदु B के ऊपर जो आपका विभव है I1P,
देखो I1P क्यों लिखा, V बराबर होता है IR, और I तो है अपनी I1 और R कौन सा है, प्रतिरोध कौन सा है, P है। तो अपन ने लिखा I1P बराबर इधर इस बिंदु के ऊपर विभव, भाई इसके कारण जो विभव जा रहा है वो बराबर होना चाहिए इसके कारण जो विभव इधर जा रहा है, इसके बराबर होना चाहिए। तो देखना I2 इधर है, I2R हो गया, ये दोनों विभव का मान समान होना चाहिए। सही बात है। ऐसे मैं आपसे कहता हूं भाई ये जो इधर के कारण धारा बह रही है, इधर जो I1 जा रही है और इधर से जो धारा I2 इधर जा रही है, इनका मान समान होना चाहिए, तभी तो इस बिंदु के ऊपर, दोनों बिंदुओं के ऊपर विभव का मान समान होगा। तो मैं देखो उसके लिए लिखता हूं I1Q बराबर होना चाहिए आपके I2S के। ये समीकरण नंबर 2 आ गई, कोई दिक्कत नहीं आता। दोबारा सुन लो मैं क्या कह रहा हूं कि शून्य विक्षेप विधि का मतलब क्या है, भाई यहाँ पे विभव का मान इस वाले विभव के मान के बराबर होना चाहिए, और बराबर होना चाहिए इसका मतलब क्या है कि इधर से जो धारा जा रही है और इधर से जो धारा जा रही है दोनों का मान होना चाहिए बराबर। धारा का मान बराबर नहीं हो तो करने का मतलब क्या है, इसके कारण टोटल जो विभव का मान होगा वो समान होना चाहिए। तो V बराबर होता है IR। तो देखो अपन इस पहले वाले बिंदु B पे बात करते हैं, तो देखो I1P यानी ये I1 धारा है और P आपका विभव है, तो V बराबर IR होता है, तो I तो ये रहा और R के रूप में हमारे पास P है। इन दोनों का मान जो है वो इसके कारण जो विभव होगा इस बिंदु के ऊपर उसके बराबर होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया। ऐसे ही इधर वाले दोनों साइड के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया समीकरण 1 और 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 में देखो 2 से भाग देना है। तो देखो सीधी सी बात है, मैं समीकरण 1 में 2 का भाग दूंगा तो I1 से I1 कट जाएगा, क्या बचेगा P बट्टा Q, इधर क्या बचेगा I2 से I2 कट गया तो R बट्टा S। इतनी बात ठीक है। यही क्या है वास्तव में इस व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। इसमें अगर मान लो अज्ञात प्रतिरोध आपका S हो, अगर ये जो S है ये आपका अज्ञात प्रतिरोध, तो बताओ S का मान आप कैसे निकाल सकते हो, बाकी तीन तो आपको ज्ञात ही है, तो मान निकालना। इस S को आप इधर भेज तो ऊपर आ जाएगा, ये P इधर से बट्टा में चला जाएगा और Q बट्टा से इधर ऊपर गुणा में आ जाएगा, तो RQ बट्टा आपके P, ये आ गया आपके अज्ञात प्रतिरोध S का मान। इस प्रकार से अपन व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग करते हुए किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखना हमारा जो अगला प्रश्न है वो कहता है कि विभव मापी की सुग्राह्यता से क्या आशय है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये तो, भाई विभव मापी की सुग्राह्यता से कैसे, ये अपन से पूछ रहा है। अपन कहेंगे विभव मापी की विभव प्रवणता के मान को कम से कम प्राप्त करने की विधि को विभव मापी की सुग्राह्यता कहते हैं। इससे आसान और क्या होगा, इतनी सी परिभाषा आपको बतानी थी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। विभव मापी वोल्टमीटर से अधिक श्रेष्ठ क्यों। देखो विभव मापी क्या होता है, अपन सभी जानते हैं एक बड़ी सारी युक्ति होती है जिसको अपन चैप्टर के अंदर पढ़ा था, और वोल्टमीटर एक छोटी सी युक्ति होती है, लेकिन फिर भी अपन कहते हैं कि भाई ज्यादा श्रेष्ठ कौन है, वो बड़े वाली युक्ति है। कैसे, तो देखो उसका उत्तर अपन कारण देते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि जो आपका वोल्टमीटर होता है ना, वो तो जिस परिपथ में उसको अपन जोड़ेंगे तो उसकी धारा को काम में लेता है, लेकिन विभव मापी ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसके पास तो खुद की बैटरी होती है। अपन प्राथमिक परिपथ में उसके लिए बैटरी बनाते हैं, और अंतिम जो प्रश्न आपको दिया उसमें विभव मापी का अपन चित्र बनाएंगे, तो अपन देखिए उसमें तो खुद की बैटरी होती है, इसलिए वो दूसरे वाले की धारा का उपयोग क्यों करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए अपन कहते हैं, इसका कारण अपन कह देंगे उचित जो अपन को लिखना होगा वो अपन ऐसे लिखेंगे कि विभव मापी बाह्य परिपथ की धारा का उपयोग किए बिना परिपथ में विभवांतर को बताता है, जबकि वोल्टमीटर ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए विभव मापी को आदर्श वोल्टमीटर भी कहते हैं। यह प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई विभव मापी को आदर्श वोल्टमीटर क्यों कहते हैं, तब भी अपन क्या बताएंगे कि विभव मापी बाह्य परिपथ की धारा का उपयोग किए बिना विभवांतर का मान नाप के हमें बताता है, इसलिए इसे आदर्श वोल्टमीटर भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात थी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखना हमारा प्रश्न है, विभव मापी के तार मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन से ही बनाए जाते हैं, क्यों। बहुत ही आसान सा है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन के तार से इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन के तार का प्रतिरोध ताप गुणांक अति अल्प होता है। सिंपल सा इतना सब अपन को उत्तर देना है। एक लाइन का उत्तर, एक नंबर का जो प्रश्न है वो अपन से पूछेंगे, हो सकता है एबेसदे वाले के अंदर पूछ ले, हो सकता है रिक्त स्थान वाले में पूछ ले, तो अपन को बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखना प्रश्न है हमारा, विभव मापी का मानकीकरण किसे कहते हैं, इसका तार 10 मीटर लंबाई का क्यों लिया जाता है, ये आपको इसका कारण देना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये तो। देखो विभव मापी का मानकीकरण किसे कहते हैं, मानकीकरण से क्या आशय है, सिंपल सी भाषा में अपन बात करें, भाई मानकीकरण का मतलब क्या, स्टैंडर्ड वैल्यू आनी चाहिए। यानी अपन क्या कहते हैं कि भाई विभव प्रवणता जो है ना उसका मानक मान प्राप्त करना, यानी मानक यानी यथार्थ मान उसका प्राप्त करने की विधि जो होती है उसे विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। अपन को पता है, देखो जो विभव मापी होता है उसकी विभव प्रवणता को अपन x से लिखते हैं, और x बराबर क्या होती है, EP बटा L होती है, अपन सभी जानते हैं। तो ये जो आपका विभव मापी का मानकीकरण से क्या आशय है कि जो आपकी विभव प्रवणता है ना, इसका यथार्थ मान, इसका एग्जैक्ट मान, इसका मानक मान प्राप्त करने की विधि को विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने आपको नोट्स में लिखा रखी, नोट्स आप सबको टेलीग्राम पे प्रोवाइड मैंने करवा रखे हैं। आगे देखना, अगला हमारा इसी प्रश्न के अंदर आपसे पूछा 10 मीटर लंबा तार क्यों लेते हैं, तो भाई सिंपल सी बात है,
ये जो देखो आपको लंबाई बट्टा में दिख रही है, बट्टा वाली संख्या का मान जितना ज़्यादा अपन बढ़ाएंगे उतना इसका मान कम होगा, और अपन विभव पूर्णता के मान को कम ही तो करना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले अपने प्रश्न पढ़ा विभव मापी की सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं, तो अपन ने वहाँ पे बात करी थी विभव पूर्णता के मान को कम से कम प्राप्त करने की विधि को उसकी सुग्राह्यता कहते हैं। और कम से कम कब प्राप्त होगा, जब आप इस लंबाई को बढ़ा दो। तो इसलिए अपन 10 मीटर लंबा तार वहाँ पे काम में लेते हैं। अब जब 10 मीटर लंबा तार होगा तो देखो लंबाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई, और जब लंबाई बढ़ जाएगी तो विभव पूर्णता का मान घट जाएगा, जिससे हमें एकदम मानक मान इस विभव पूर्णता का प्राप्त होगा। इसे विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं। देखना अगला हमारा लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, वो कहता है आपसे कि विभव मापी द्वारा विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि का सचित्र वर्णन करो। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बड़े वाले क्वेश्चन के अंदर ये आपसे पूछा जाता है। बहुत ही आसान सा है, देखना ज़्यादा देरी नहीं लगेगी इसके अंदर, तो मुश्किल से 5 मिनट के अंदर अंदर आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इसको समझना पड़ेगा। और देखना वास्तव में बहुत आसान है। अभी जब मैं आपको कराऊंगा तो आप खुद भी ये कहेंगे कि वास्तव में बहुत आसान सा प्रश्न है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसका डायग्राम। आप लोगों को अगर थ्योरी याद नहीं रहती, डायरेक्शन याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायग्राम जो है वो सभी को याद होना चाहिए। देखो अपन दो सेलों के विद्युत भाग बल की तुलना एक विभव मापी के जरिए कर रहे हैं। तो देखो पहले तो विभव मापी बनाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि विभव मापी के पास खुद की बैटरी होती है, तो कोई एरी, इस बैटरी को अपन ईपी से लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक कुंजी होती है, इसके बाद एक यहाँ पे धारा नियंत्रक होता है। ये लो धारा नियंत्रक। ये देखो ये सिंपल सी बात करें, ये वो 10 मीटर लंबा तार है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको अपन बिंदु ए और बी के बीच का दर्शाते हैं। ठीक है, 10 मीटर लंबा तार होता है। फिर अपन को देखो यहाँ पे नीचे थोड़ा सा परिपथ को बढ़ा के यहाँ पे वो सेल लगाना होता है जिसके लिए अपन को मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस सेल के साथ यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर होता है, और गैल्वेनोमीटर के साथ एक कुंजी जॉकी लगी होती है। वैसे कुंजी अपन नीचे लगाएंगे इसमें। यहाँ पे क्या है, जॉकी क्या होती है, एक पेन की तरह नॉब होती है, जिसको अपन इस तार पे अलग अलग जगह पे रख के संतुलन की अवस्था जो है वो प्राप्त करते हैं। फिर अपन क्या करते हैं कि ये जो आपकी बैटरी है जिसके लिए आपको ज्ञात करना है इसका आंतरिक प्रतिरोध, इसके सिरों पर अपन क्या करते हैं, एक प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसमें अलग अलग प्रतिरोध लगे होते हैं। जो अपन को चाहिए होता है वो अपन प्रयुक्त कर सकते हैं। साथ में एक अपन कुंजी और लगाते हैं, ताकि अपन को जब जरूरत हो ना तब इसको परिपथ में रखें, और जब जरूरत नहीं हो तब इसको हटा दें। तो ये कुंजी आपकी केवल मान लो, जो हमेशा अपन चालू रखेंगे। ये आपका धारा नियंत्रक RH रियोस्टेट जिसको अपन बोलते हैं वो है, गैल्वेनोमीटर, और ये वो आपकी बैटरी जिसके लिए अपन को ज्ञात करना है। अब देखो अपन शुरुआत में क्या करेंगे कि ये वाली बैटरी चालू करेंगे और अपन संतुलन की अवस्था की लंबाई प्राप्त करेंगे। उसके बाद अपन ये वाली बैटरी चालू करेंगे, फिर अपन संतुलन की अवस्था की लंबाई प्राप्त करेंगे। देखो जब पहले ये वाली बैटरी परिपथ में नहीं थी, सॉरी बैटरी नहीं, ये जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है, देखो कुंजी चालू करने का मतलब होता है इसमें मैं डॉट लगा दूंगा। इसका मतलब अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स जो इस परिपथ के अंदर आ चुका। जब मैं इस बिंदु को हटा देता हूँ, उसका मतलब मैंने ये बटन ऑफ कर दी। ऑफ करने का मतलब क्या कि ये जो प्रतिरोध बॉक्स इसका संपर्क टूट गया बाहरी परिपथ से। तो पहले तो अपन क्या कर रहे हैं कि कुंजी K1 को तो चालू रख रहे हैं, कुंजी K2 अपने चालू नहीं है। इस स्थिति में जब इस सेल के कारण अपन गैल्वेनोमीटर से चेक करेंगे ना संतुलन अवस्था की लंबाई, जिसको अपन क्या बोलेंगे, देखो अपन ने दो बातें पढ़ी थी शुरुआत के अंदर पहले प्रश्न में, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता। तो जब ये सेल देखना इसके बाह्य परिपथ के अंदर नहीं है, तब इसके सिरों पर विभवांतर को अपन बोलते हैं विद्युत वाहक बल, जिसको अपन दर्शाते हैं किससे, ई से। ई हो गया। और चूंकि आप देखो सभी जानते हो जो आपका विद्युत वाहक बल होता है वो विभव प्रवणता और लंबाई के गुणा समानुपाती, इसको अपन लिख सकते हैं। यानी मान लो कि यहाँ पे आपने जो जॉकी को रखा तो ये L लंबाई आपने प्राप्त करी, संतुलन की अवस्था की लंबाई कितनी, आपकी L आ गई। तो अपन इसको लिखेंगे कैसे कि प्रारंभ में जब हमारा सेल बाह्य परिपथ में नहीं होता, तब इसके सिरों पर विद्युत वाहक बल जब संतुलन अवस्था की लंबाई कितनी हो, L हो, या L1 मान लो, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको L1 नाम दे देते हैं अपन। तो ये कितना बन जाएगा, XL1। ये क्या है, जब ये वाला बैटरी कुंजी अपन ने नहीं लगा रखी ना, जब इस प्रतिरोध बॉक्स को अपन ने परिपथ में नहीं जोड़ रखा, उस समय इस सेल के सिरों के ऊपर जो विद्युत वाहक बल है वो था इतना E बराबर XL1। ऐसे अगर मान लो मैं इस कुंजी को चालू कर दूंगा, तब इस सेल के साथ में ये वाला प्रतिरोध बॉक्स है वो भी इस परिपथ के अंदर आ गया। अब जब ये परिपथ के अंदर आ गया, इस समय इसके सिरों पर जो विभवांतर है ना वो टर्मिनल वोल्टता में बदल जाएगा। पहले विद्युत वाहक बल था, अब ये टर्मिनल वोल्टता होगी। ये क्या होगी, मान लो यहाँ पे संतुलन अवस्था की लंबाई कुछ और मिली अपन को, मान लेते हैं L2 मिली, तो ये हो जाएगी बराबर XL2। समीकरण नंबर 2। कुछ नहीं करना आप, अब क्या करना है अपन को, देखो यहाँ से संबंध निकालना, किसका, आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि अपन काम में लेंगे, फिर से जब अपन आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे वही काम अपन को यहाँ पे करना है। तो आंतरिक प्रतिरोध का देखो फॉर्मूला क्या बना था, आपको मैं याद दिला दूं फिर से, V बराबर हमारा संबंध था E माइनस आई आर, ये संबंध था। यहाँ से देखना I का मान क्या निकाल रहा हूँ मैं, E माइनस V बट्टा आई, ये निकला।
अब चूंकि अपन सभी जानते हैं, देखो V बराबर क्या होता है, आर आई होता है, ओम का नियम है, सभी जानते हैं। तो वहां से अगर आप I का मान निकालोगे तो V/R मिलेगा आपको, यानी इस I का मान में V/R रखूंगा ना, तो देखो V तो नीचे आ गया और बट्टा के बट्टा में R आएगा, तो उसको ऊपर ले जाता हूँ गुणा में, तो वो ऊपर आ जाएगा गुणा में R। ये फॉर्मूला आंतरिक प्रतिरोध का बन गया। तो मैं देखो उसको यहाँ पे लिखता हूँ, चूंकि R बराबर क्या होता है, E माइनस V/V इंटू R, ये होता है, इसमें अपन मान रखते हैं। ये R क्या है असल में, ये इस बाह्य परिपथ का आंतरिक बाह्य परिपथ का प्रतिरोध है, ठीक है। और ये जो है ना अपना वाला ये स्मॉल r, ये है इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जिसको अपन बात करेंगे बाह्य परिपथ का, ये वाला यहाँ से है। तो R बराबर देखना, E का मान मेरे पास है XL1 माइनस V का मान मेरे पास है XL2, बट्टा में इस V का मान है XL2, गुणा में कौन है, R है। अब देखो आप सभी को पता है, यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं। ऊपर वाले x को मैं कॉमन लेके बाहर निकालूंगा, नीचे एक और x पड़ा है, तो ऊपर वाले x से नीचे वाला x कट जाएगा। यानी जब मैं कॉमन ले लूंगा तब यहाँ से देखना R बराबर मेरे पास क्या बचेगा, बहुत सिंपल सी बात है, ऊपर तो बचेगा यहाँ पे L1, इधर बचेगा L2, यानी L1 माइनस L2, और नीचे आपको पता है L2 बचेगा, तो L1 माइनस L2 बट्टा L2 गुणा में इधर R है, ये आ गया। ये है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो आपको पूछा था। कितना आसान है, मैं कहता हूँ पूरा चैप्टर बहुत 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 ज़्यादा आसान है। आपको बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, ध्यान लगा के मन लगा के आपको पढ़ना है, और पूरे नंबर जो है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मैंने पूरे पेपर का देखो सोल्यूशन करवा दिया। कल चौथे चैप्टर की अपन बात करेंगे। निरंतर देखो अपनी वीडियोज़ आ रही है, आप लोग भी निरंतर अपना जो प्रेम है मेरे साथ वो बनाए रखना। वीडियो को लाइक शेयर और नीचे कमेंट करके अपनी जो प्रतिक्रिया है वो मुझे जरूर बताना, ठीक है। धन्यवाद।